हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या था? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। किस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? इस सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो भी केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उसे ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सही है। यहां तक हम स्टडी कर चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल को किस तरीके से बनाया जाता है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन कैसा है, आईयूपीएसी नोटेशन इसका कैसा होगा, सेल का जो सेल पोटेंशियल है नर्स इक्वेशन से किस तरीके से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। गैल्वेनिक सेल को अगर बनाना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का यूज किया जा सकता है। तो टोटल 5 टाइप के इलेक्ट्रोड हमें आते हैं। इन्हीं सारे टॉपिक्स पे हमने बहुत ही डिटेल्ड स्टडी किया है, काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अब अगला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपने पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल गैल्वेनिक सेल का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। सही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों होती है गैल्वेनिक सेल में? क्योंकि गैल्वेनिक सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिससे कि गिब्स फ्री एनर्जी कम हो जाती है। तो जितनी भी गिब्स फ्री एनर्जी कम हो गई या जितना भी गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज हो गया वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है ताकि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो पाए। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल का डायग्राम कैसा होता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, उसे समझने के लिए वापस गैल्वेनिक सेल देखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि अपन गैल्वेनिक सेल के बारे में एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं और गैल्वेनिक सेल का वापस से डायग्राम बनाते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या करता है बेटा? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सही है। ये केमिकल एनर्जी कहां से रिलीज होती है? गैल्वेनिक सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स। साथ ही साथ एक बात ये भी सीखो कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे वाली बात, गैल्वेनिक सेल बना देता हूं वापस से और उसमें देख लेते हैं कि अपन किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या है, करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है, और उस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलिटिकल सेल को किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। तो गैल्वेनिक सेल बना देता हूं। बहुत छोटे छोटे से डायग्राम बनाएंगे अभी, क्योंकि ये हमने सब पढ़ रखा है। 2 कंटेनर है, एक में जिंक का रोड है, एक में कॉपर का रोड है। दोनों को इनके इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो यहां पर Zn2+ आयन का प्रेजेंस होगा, यहां पर कॉपर 2+ आयन का प्रेजेंस होगा। बीच में एक सॉल्ट ब्रिज बना दिया जाता है। यहां बल्ब कनेक्ट कर देता हूं। ये बल्ब अगर जलेगा तो हमें इससे पता चलेगा कि सेटअप में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब बताइए, जिंक की जो रोड है जो कि जिंक के इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में डिप है, उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है कि जिंक सॉल्यूशन में Zn2+ देता है। Zn2+ बना रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक की रोड का होता है ऑक्सीडेशन। जिंक सॉलिड मिलके क्या बनाता है? Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक की रोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो जिंक की रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। सही है। जिंक का ऑक्सीडेशन होके Zn2+ बना गया और यहां पर जिंक की रोड का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलना पसंद करते हैं? एनोड। तो ये जिंक वाला जो रोड है इसको बोल दिया मैंने एनोड। सिमिलरली कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हो रखा है। यहां पर कॉपर का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर की रोड पर डिपॉजिट होता है, रिडक्शन होता है। तो कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन गया अपने पास? कॉपर सॉलिड। कॉपर 2+ का यहां पे रिडक्शन हुआ है तो जहां पर भी रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। सही है। अब आगे की कहानी देखो। यहां नेगेटिव चार्ज है और कॉपर 2+ डिपॉजिट होने की वजह से कॉपर की रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक जगह इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा।
इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही अपन क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, और इस इलेक्ट्रिसिटी से ये बल्ब यहां पे जलने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट करंट फ्लो का डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है, यही आईयूपीएसी कन्वेंशन है। तो करंट फ्लो का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरीके से। सही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है, करंट फ्लो का डायरेक्शन है। ये गैल्वेनिक सेल यहां पे बना दिया। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियसली जिंक 2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज हो रहे हैं। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ खा के कॉपर बना रहा है, और ये जो हाफ सेल की रिएक्शंस है, इन दोनों हाफ सेल की रिएक्शंस को मिला दें तो एक कंप्लीट सेल का रिएक्शन आ जाएगा, एंड दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से ये बल्ब यहां पे जल रहा है। सही है, चाहे तो अपन टोटल सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो टोटल सेल रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस। इससे क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2+ एक्वस, और ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सही है, अब बात करते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा, ये बल्ब जलता रहेगा। ठीक है, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटा चला गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। कब तक ये सेल वर्क करता रहेगा, जब तक कि ये सेल डिस्चार्ज नहीं हो जाता। तो जब तक कि ये सेल वर्क कर रहा है, गैल्वेनिक सेल जब तक वर्क कर रहा है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये सेल पर्टिकुलरली डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहां पर सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। गैल्वेनिक सेल ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, और जैसे जैसे ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जिंक और कॉपर 2+ मिलके कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2+ आयन बना रहे हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्ब जलना बंद कर देगा। कंप्लीटली डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाना। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब बंद होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। मतलब कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसका मतलब सेल पोटेंशियल कितना हो गया, 0। सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। उस समय पे ये सेल का वर्किंग स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, -NF ई सेल, और ई सेल का वैल्यू अगर 0 हो गया तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब नेट रिएक्शन का मूवमेंट कितना आ रहा है, 0। ना तो ये नेट फॉरवर्ड जा रहा है, ना ही नेट ये बैकवर्ड जा रहा है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। सही, और इस समय पे सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। अब कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहां पर नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नेट खत्म हो चुका है। अब क्या करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, इसीलिए कुछ देर तक ये रिएक्शन चलती रही। जब तक ये चलती रही, ये बल्ब जलता रहा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहा, सेल डिस्चार्ज होता रहा। जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, और ये प्रोडक्ट अभी यहां पे बन चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं अपन कि इस सेल को वापस से चार्ज करने के लिए, फेंक तो नहीं देंगे ना सेल को, थोड़ा यूटिलाइजेशन इसका देखते हैं। अगर आप इस सेल को चार्ज करना चाहते हो तो वापस से क्या करना पड़ेगा, कॉपर सॉलिड प्लस Zn2+ की रिएक्शन करवा के बैकवर्ड मूवमेंट करवाना पड़ेगा, जिससे कि क्या बनेगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+। मतलब एक जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस थी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करवाना पड़ेगा, मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना पड़ेगा। और जैसे ही ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने की बात आएगी, मतलब कि आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा। लेट अस से कि आपने एक्सटर्नल वर्क कर लिया और इस रिएक्शन को वापस से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा के वापस से आपने रिएक्टेंट बना दिए, तो ठीक है, वापस से ये बन गए। तो गैल्वेनिक सेल एक तरीके से वापस चार्ज हो गया। चार्ज हो गया तो अब इसकी वापस से नेचुरल टेंडेंसी के कारण स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होने लग जाएगा। सही है, फिर वापस से डिस्चार्ज हो गया तो अगेन आप वापस से यहीं पे आ गए और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है।
और अगर आप इसे चार्ज करवाना चाहते हैं तो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना होगा, और इसी सेटअप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में क्या करते हैं? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल बैटरी का मदद लेके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम करवाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्या कर सकते हैं? यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी a non-spontaneous reaction occurs। तो और क्या बोल सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल जब डिस्चार्ज होता है, गैल्वेनिक सेल जब काम करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसको गैल्वेनिक सेल ही बोला जाता है। जब डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली, सेल ने काम करना बंद कर दिया, तो हम इस रिएक्शन को, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस से करवा के इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वापस से सेल को चार्ज कर सकते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके एक केमिकल रिएक्शन, मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। इसका मतलब क्या हो गया कि गैल्वेनिक सेल को जब चार्ज किया जाता है तो उसी सेटअप को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। When galvanic cell is charged, it is known as electrolytical cell। सही है। चार्ज करना है मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवानी है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आप देखो कि इस बार कॉपर को क्या करना पड़ेगा? कॉपर 2+ बनाना पड़ेगा, मतलब कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन, और जिंक 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन खा के जिंक सॉलिड बनाना पड़ेगा, मतलब जिंक का होगा रिडक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए इस गैल्वेनिक सेल को आपको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल बैटरी जो कनेक्ट करोगे उसका सेल पोटेंशियल इस गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल की ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन को करवा के फॉरवर्ड तक ले आएगा। लेकिन एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल एग्जिस्टिंग गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बैटरी आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे, इसके लिए पहले आप इस पे ध्यान दो कि गैल्वेनिक सेल एक तरीके से बैटरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इस डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट फ्लो अगर इस तरीके से हो रहा है तो आप इसको बैटरी की तरीके से अगर नोटिफाई करना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? बैटरी में अपने पास 2 टर्मिनल होते हैं, ये हटा देता हूं मैं, एक बिगर टर्मिनल, एक स्मॉलर टर्मिनल। बिगर टर्मिनल अपने पास क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। हायर पोटेंशियल बोल सकते हैं, लोअर पोटेंशियल बोल सकते हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस तरीके से? इस तरीके से। तो इस गैल्वेनिक सेल को अगर बैटरी की तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब जब इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की बात आएगी तो गैल्वेनिक सेल में मुझे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना है, उसके लिए एक्सटर्नल बैटरी मैं इससे ऑपोजिट कनेक्ट करूंगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल बनाता हूं मैं, ये सब हटा देता हूं। आप बस ये देख लीजिए कि गैल्वेनिक सेल जो अपने पास था, उस गैल्वेनिक सेल को अगर एक बैटरी कंसीडर करूं तो उसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन ये थी, तो उसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना चाहते हैं, एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वापस वही गैल्वेनिक सेल ही बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि गैल्वेनिक सेल को जब चार्ज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। चार्ज किया जाता है मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाई जाती है। तो इस बार एक्सटर्नल बैटरी में बनाऊंगा, इस बार बल्ब नहीं लगाने वाला है सेटअप में। ये जिंक वाला रोड हो गया, यहां पर किसका प्रेजेंस हो गया? Zn2+ एक्वस आयन। इधर क्या हो गया? कॉपर 2+ एक्वस आयन। ये कॉपर की रोड, और यहां पे लगा देनी है बैटरी। ठीक है। गैल्वेनिक सेल जब काम करता है, जब वो डिस्चार्ज होता है तो इस तरीके से करंट का फ्लो था। अब अपन चाहें तो यहां पर करंट के फ्लो को रिवर्स करना है या फिर बैटरी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। तो बैटरी किस तरीके से लगाई जा सकती है? इस तरीके से।
अब इसमें करंट की फ्लो कैसे होगी, इस तरीके से, और करंट फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ये कॉपर की रोड है, ये बैटरी यहां पर एक्सटर्नल वर्क करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ध्यान दे लो। इस बार कॉपर को क्या करना पड़ेगा, कॉपर 2+ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और जिंक का हो जाएगा रिडक्शन। उसके पहले ये देख लो कि इन प्लेट पे क्या चार्ज है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना मतलब कि कॉपर का पहले जो रिडक्शन हो रहा था, अब उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो कॉपर क्या करेगा बेटा, कॉपर 2+ बना देगा, +2 इलेक्ट्रॉन। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एनोड। सिमिलरली जिंक, जिसका पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में उसका रिडक्शन होगा। तो यहां क्या होगा बेटा, जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन जाएगा, Zn सॉलिड। और कंप्लीट रिएक्शन को अगर कंबाइन कर दे तो कैसी रिएक्शन बन जाएगी, Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड, इससे बन जाएगा कॉपर एक्वस प्लस Zn सॉलिड। और ये रिएक्शन आप देख लो गैल्वेनिक सेल के जस्ट ऑपोजिट है। गैल्वेनिक सेल वाली रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल वाली रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए एक एक्सटर्नल बैटरी की मदद मैंने यहां पे ली है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। तो जिंक का क्या हो गया यहां पे, रिडक्शन, और रिडक्शन वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। अब देखो यहां पे इस बार इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के सेटअप में कैथोड पे क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। एनोड पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। और ये जो चार्ज यहां पर आ रहा है कैथोड और एनोड पे, ये गैल्वेनिक सेल का जस्ट ऑपोजिट चार्ज है। तो कभी भी आप ऐसे याद मत करना कि कैथोड पे ये चार्ज होता है या एनोड पे ये चार्ज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कैथोड और एनोड पे जो चार्ज होता है वो रिवर्स हो सकता है। किस बात पर डिपेंड करता है कि आप गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल की बात कर रहे हो। लेकिन हमेशा यह फिक्स होगा कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा। तो हमेशा एनोड को अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करना पड़ेगा, ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड को कैसे याद करना पड़ेगा, ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल हमने पढ़ लिया, ठीक एकदम गैल्वेनिक सेल के जैसा ही है। गैल्वेनिक सेल जब डिस्चार्ज होता है मतलब गैल्वेनिक सेल काम करता है, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको गैल्वेनिक सेल ही बोलते हैं। और गैल्वेनिक सेल को जब चार्ज किया जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में कैथोड और एनोड पे जो चार्ज होते हैं वो गैल्वेनिक सेल के कंपैरिजन में उल्टे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही है और कैथोड पे रिडक्शन ही है। और देखो आप यहां पे, अब एक और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, एक बात सुनना ध्यान से कि चलो ठीक है, मैंने एक्सटर्नल बैटरी की मदद लेके और यहां पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाना चाहा और कर रहा हूं मैं, बस ये एक्सटर्नल बैटरी यहां पे लगा हुआ है। अब आगे के देखना कि ठीक है ये एक्सटर्नल बैटरी यहां पे लगा हुआ है, लेकिन ये जो सेल है, ठीक है, ये एक तरीके से गैल्वेनिक सेल का ही सेटअप है। और इसको अगर मैं चार्ज कर रहा हूं तो उसको क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। इस सेल में भी तो अपनी आप एक नेचुरल टेंडेंसी है ना। नेचुरल टेंडेंसी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि जिंक 2+ बनाना चाहता है, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर में जाना चाहता है। ये रिएक्शन होने की एक नेचुरल टेंडेंसी है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये खुद भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, और यहां पर मैं एक्सटर्नल बैटरी लगा के इसकी इलेक्ट्रिसिटी तो मैं प्रोड्यूस होने नहीं दूंगा, उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना चाहता हूं। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब हो सकता है, कब ये इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल की तरीके से काम कर सकता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी। आप खुद सोचो, जो गैल्वेनिक सेल मैंने बना रखा है जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड वाला, इसका स्टैंडर्ड स्टेट पे सेल पोटेंशियल कितना आता है, 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आप 1.1 वोल्ट से ज्यादा का एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे तो एक्सटर्नल बैटरी यहां पे डोमिनेट करेगी, तो एक्सटर्नल बैटरी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और एक्सटर्नल बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज, और इस पर्टिकुलर सेल को ये क्या कर देगा, चार्ज।
इलेक्ट्रोलिटिकल सेल बना रहेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल बैटरी का सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पे 1.1 वोल्ट से कम हुआ, इसका भी 1.1 वोल्ट है, और अगर इसका 1.1 वोल्ट से कम हुआ तो क्या होगा, ये सेल एज अ गैल्वेनिक सेल वर्क करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये कैसा होगा, डिस्चार्ज, और इस एक्सटर्नल बैटरी को कैसा कर देगा, चार्ज। और अगर मान लो कि एक्सटर्नल बैटरी का सेल पोटेंशियल इस गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल मतलब कि 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया, तो फिर क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेल मतलब कि गैल्वेनिक सेल और एक्सटर्नल बैटरी दोनों का पोटेंशियल बराबर है, दोनों पोटेंशियल आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रखे हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। और जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा वहां पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी तो कोई नेट मूवमेंट ना तो फॉरवर्ड दिखाई देगा ना ही बैकवर्ड दिखाई देगा। तो जब यहां कोई रिएक्शन होगी ही नहीं तो फिर आप किसको कैथोड और किसको एनोड बोलोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कहीं ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कहीं रिडक्शन नहीं होगा, तो किसी को कैथोड या किसी को एनोड बोल ही नहीं सकते हैं। वापस से ध्यान से सुन लो कि अगर एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल इस सेल के स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ज्यादा होता है तो ये काम करेगी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, तो ये क्या होगी, डिस्चार्ज, और इस गैल्वेनिक सेल को क्या करेगी, चार्ज। चार्ज करेगी मतलब क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। सेकेंड कंडीशन, अगर इसका सेल पोटेंशियल बैटरी का गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल से कम हुआ तो ये गैल्वेनिक सेल डोमिनेट करेगा और अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो ये कैसा होगा, डिस्चार्ज, और इस एक्सटर्नल बैटरी को क्या कर देगा, चार्ज। तो डिपेंड करता है कि अपने पास एक्सटर्नल बैटरी का सेल पोटेंशियल कितना है, उसी के हिसाब से रिएक्शन यहां पर होगी। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और उससे हमारे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है और इसी सेटअप को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। ये पढ़ लिया अपन ने, क्लियर हो गया। साथ ही साथ इसमें एक चीज नोटिस कर लेना कि इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड होता है, एनोड से, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड होता है, कैथोड से। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा कि जो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल अपन ने बना लिया, इस इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की मदद से कोई इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है, तो उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl हुआ, अब आप इस NaCl को तोड़ के वापस से सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस बनाना चाहते हैं, तो इस NaCl इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलिसिस कहां किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलिसिस। ये सब हटा देते हैं अब, ध्यान से देखिए। टॉपिक का नाम जो है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसी को ब्रेक डाउन करके अगर देखा जाए तो इसमें क्या वर्ड है, इलेक्ट्रो है और लिसिस है। इलेक्ट्रो मतलब विद यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन, तोड़ना। तो आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट रखोगे और उस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन होकर अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में चला जाएगा। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, decomposition of electrolyte using electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से पास करेंगे अपन, कंडक्टिंग मीडियम तो होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। इसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन अपने पास कैसा हो सकता है, मोल्टन हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, एक्वस हो सकता है। मोल्टन का क्या मतलब होगा कि NaCl को आपने इतना गर्म कर दिया कि वो पिघल गया, मतलब कि मेल्ट हो गया, तो उस मेल्ट को क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट। और एक्वस स्टेट किसको बोलते हैं, NaCl को वाटर में
डिसॉल्व कर दिया। तो वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है किसी भी आयनिक कंपाउंड को तो एक इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है और उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्वस स्टेट में आपने इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास किया जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिकम्पोज होके अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में चला जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना करवाया कहां जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में। तो बना देता हूं मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का और उसके बाद कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। पहले एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं कि एक सेल बना दिया मैंने, सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, यहां पर क्या लगा दिया? एक्सटर्नल बैटरी। कौन सा सेल बना रहा हूं? इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल के अंदर अपन क्या करवा सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं? यहां पर एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैथोड। लिख देता हूं वापस से, एनोड इज व्हाट? कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और कैथोड अपने पास क्या हो गया? कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब ये इलेक्ट्रोड को किस में डिप किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन में। सही है। और जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। यह इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करके ओरिजिनल कंपोनेंट में पहुंचा देगी। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो ही रही है, तो ये जो कंटेनर मैंने बनाया इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल का, ये कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल का कंटेनर कंडक्टिंग हुआ तो कोई इसको हाथ लगाएगा तो करंट नहीं लग जाएगा क्या? साथ ही साथ ये अगर कंडक्टिंग हुआ तो यहां पर और भी रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है, लेकिन मुझे और रिएक्शंस पे ध्यान देना ही नहीं है। मुझे तो केवल इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन का ही ब्रेक डाउन करना है, उसी की रिएक्शंस करवानी है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में जो कंटेनर होना चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। अब आगे बात आती है कि कैथोड और एनोड का मैंने यहां पर चार्ज डिस्कस कर लिया। अब बोलते हैं कि कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइट मैंने एक जनरल यूज कर लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोल सकता हूं मैं? AB। और लेटेस्ट है कि कौन सी स्टेट यूज करी है? मोल्टन। तो AB इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? A+ और B- कैटायन और एनायन। तो कैटायन कहां जाएगा भाई और एनायन कहां जाएगा? कैटायन अपने पास क्या हो गया? A+ और एनायन क्या हो गया? B-। कैटायन कहां जाएगा? कैथोड की तरफ, टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और एनायन अपने पास क्या जाएगा? टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड पे अपने पास कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब ये कैथोड और एनोड की तरफ जब मूव करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? इनका ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? A+ के पास। तो A+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना देगा? A सॉलिड। सिमिलरली एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज वही कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है? B- के पास। और एनोड की तरफ B- ही जाता है, तो B- क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना लेगा? B सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगी यहां पे? A+ प्लस B- इज इक्वल टू A सॉलिड प्लस B सॉलिड। अगर A और B दोनों सॉलिड थे इनिशियली नेचुरल स्टेट में, तो A और B ने मिलकर जब AB इलेक्ट्रोलाइट बनाया था, इसी इलेक्ट्रोलाइट का मुझे डीकंपोजिशन करके वापस से इनिशियल कंपोनेंट बनाने, इनिशियल कंपोनेंट की बनाने की इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर ये करवाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है,
ये अपने पास एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है। वापस से देखो, इलेक्ट्रोलिसिस कहां करवाते हैं? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड होती है और एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड होता है। एनोड क्या होता है बेटा? जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। कैथोड क्या होता है? जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एनोड की तरफ कौन जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। कैथोड की तरफ कौन जाएगा? जिसका रिडक्शन हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस की ये इक्वेशन बन जाती है। इससे और आपको क्या पता चल जाता है कि कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है? ए सॉलिड, और एनोड पे आपको क्या मिल रहा है? बी सॉलिड। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अभी तो जनरल एग्जाम्पल था, अब आगे वाले एग्जाम्पल थोड़े से टिपिकल होंगे और उन एग्जाम्पल्स में आपको कोई भी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन दे दिया, जैसे NaCl का दे दिया, NaBr दे दिया, कॉपर सल्फेट दे दिया, सिल्वर नाइट्रेट दे दिया, ठीक है, या सिंपल अपन को बस कौन सा दे दिया? वाटर, एसिडिक वाटर का सॉल्यूशन दे दिया। तो इन सभी का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? कैथोड पे क्या मिलेगा? एनोड पे क्या मिलेगा? यही क्वेश्चन यहां पर थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में अपने पास कोई भी कैलकुलेटिव पार्ट वाला क्वेश्चन नहीं होगा, केवल थ्योरेटिकली आपको यह बताना होगा कि कैथोड और एनोड पे प्रोड्यूस क्या हो रहा है। सही है। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स को हम एक्वस स्टेट में रखेंगे और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोल्टन NaCl से। NaCl मोल्टन स्टेट में है, मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, चाहे कम है, लेकिन मोल्टन स्टेट में NaCl का कंडक्टिविटी होता है। अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। सही है। कैटायन और एनायन आपके पास एक ही टाइप के प्रेजेंट है, तो यहां पर कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं है। एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है। कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन खाएगा, रिडक्शन होगा। एनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बन जाएगा? Na सॉलिड। क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे होगा? कैथोड पे। सिमिलरली Cl माइनस क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या चला जाएगा? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या बन जाएगा? Cl2। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पे। क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आएगा इलेक्ट्रोलिसिस का। NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एनोड पे अपने पास क्या बन रहा है? Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या बन रहा है? सोडियम सॉलिड। अब चाहे तो पूरी रिएक्शन को, कैथोड हाफ और एनोड हाफ को कंबाइन करके कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। दोनों को कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिल आउट होना जरूरी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 2 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? ये 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, इससे क्या बन गया? 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। इसको क्या लिख सकते हैं? 2NaCl। तो NaCl का मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करवा के इसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस बन गया है। सेकंड एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से कि लेड ब्रोमाइड का PbBr2, इसको भी मैं ले लेता हूं मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में लेने से बहुत फायदा है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में केवल ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसी के कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे। एक ही टाइप का कैटायन होगा, एक ही टाइप का एनायन होगा। कैटायन का रिडक्शन हो जाएगा, एनायन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो Pb2 प्लस है, क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनाएगा? Pb सॉलिड। चाहे तो इक्विलिब्रियम का साइन लगाओ, और अगर आप कंप्लीट रिएक्शन करवाना चाहते हो तो इक्विलिब्रियम का साइन मत लगाओ। Pb2 प्लस बनेगा। ब्रोमाइड आयन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 Br माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2, और क्या बना देगा? Br2 लिक्विड। जहां इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पे होगा? एनोड पे। एनोड पे Br2 लिक्विड रिलीज होगा, और कैथोड जहां पे रिडक्शन होता है, और कैथोड पे अपने पास क्या मिलेगा? Pb सॉलिड, लेड सॉलिड यहां पे मिल जाएगा। सही है। आप चाहें तो दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके इलेक्ट्रोलिसिस की कंप्लीट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं ऐसा कि मोल्टन स्टेट की जगह एक्वस स्टेट ले लेते हैं, और जैसे ही आप एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट को लोगे वैसे ही ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट होने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वापस से याद आएगी।
थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्वस NaBr सॉल्यूशन। सही है। अब बताइए इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस मुझे करना है तो सॉल्यूशन में कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है पहले वो देख लेता हूं मैं। एक्वस की अगर बात आती है तो एक्वस मतलब कि वाटर वहां पे प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट है, Na प्लस एक्वस, और कौन प्रेजेंट है, Br माइनस एक्वस। अब तुम में से कुछ लोग ज्यादा समझदार भी तो हैं, सबको पता है कि सर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन होता है, आयनिक में पढ़ा था, वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन होता है तो H प्लस और OH माइनस की आयन की प्रेजेंस प्योर वाटर के अंदर होती है। तो कोई बोलेगा कि सर H प्लस आयन भी प्रेजेंट है और OH माइनस एक्वस आयन भी प्रेजेंट है, ठीक है मान लेता हूं मैं तुम्हारी बात। लेकिन अगली बात अब क्या है कि वाटर का जो सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप का होता है, उसकी वजह से H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही नेग्लिजिबल प्योर वाटर के अंदर कितनी आती है, 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻7। तो जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम नेग्लिजिबल है तो कहां से इनका तुम इलेक्ट्रोलिसिस करवा के कोई सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट बना लोगे, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगेन एक्वस में केवल आपको किस पे ध्यान देना है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट मतलब कि Na प्लस और Br माइनस पे, और तीसरा किस पे ध्यान देना है कि यहां एक्वस स्टेट की बात है तो वाटर भी तो प्रेजेंट है, और वाटर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वाटर इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है। तो अब यहां दिक्कत क्या आ गई आपके पास कि अगर ऑक्सीडेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात है तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर पाएगा, ब्रोमीन माइनस और वाटर, दो स्पीशीज आ गई। अब दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन तो उसी का होगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका ज्यादा है, ऑर्डर रटना पड़ेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन खाने की बात आती है, रिडक्शन की बात आती है, तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन उसी का होगा जो इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी रखता है, मतलब कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो Na प्लस का रिडक्शन होगा या वाटर का रिडक्शन होगा, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टार्ट करता हूं मैं, पहले देख लेते हैं कि अपन कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे आते हैं, कैथोड पे होगा रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है, Na प्लस भी इलेक्ट्रॉन खा सकता है और वाटर भी इलेक्ट्रॉन खा सकता है। Na प्लस अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनेगा, Na सॉलिड। वाटर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो वाटर के अंदर, वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी रिडक्शन की इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या H+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन खाएगा तो जीरो में जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, एलिमेंटल स्टेट मतलब हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, प्लस 2 OH माइनस आयन बैलेंस करने के लिए। अब बताइए कौन सी रिएक्शन यहां पर कैथोड पे होगी, किसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन तो उसी का होगा, या तो किसका होगा, Na प्लस का, या किसका होगा, वाटर का। रिडक्शन उसी का होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही दी गई है, और सबसे ऊपर जाओगे तो आपको क्या मेटल्स मिलते हैं, Li प्लस, है ना, लेटेस्ट है कि पोटेशियम प्लस, Br2 प्लस, इलेक्ट्रॉन खा खा के इनके मेटल के सॉलिड बना रहे हैं। कहीं पे यहां पे आएगा सोडियम, फिर कौन आएगा, Mn, फिर कौन आएगा, वाटर। तो बताइए सोडियम प्लस कितना ऊपर रह गया और वाटर कितना नीचे आ गया। ऊपर वालों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, सबसे कम किसका होता है, Li प्लस का। Li प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना कम होता है कि Li प्लस तो इलेक्ट्रॉन खाना ही नहीं चाहता है। नीचे जाओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, रिड्यूस होने का टेंडेंसी बढ़ता रहेगा। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा, वाटर, क्योंकि इसके SRP की वैल्यू ज्यादा है। तो क्या पता चल गया कि कैथोड पे सोडियम सॉलिड नहीं मिलेगा, कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब बात आती है एनोड की। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब कि क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, Cl माइनस, सॉरी Br था, Br माइनस
इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना सकता है, Br2 लिक्विड। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और वाटर भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जब वाटर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है, अब उसकी लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूं। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चलती हुई जा रही है। फिर इसके बाद कौन आता है, जिंक, क्रोमियम, इस तरीके से आता जाता। फिर कौन आता है यहां पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, H2। और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, 0। फिर चलते जाते हैं, फिर कौन आता है, कॉपर वगैरह आते हैं, क्रोमियम वगैरह, ये सब मेटल्स आती है, Ag, Au, ये सब आता है। फिर लास्ट में अगर जाओगे आपके पास, थोड़ा इधर बना देता हूं, लास्ट में अगर मूव करेंगे तो कौन आएगा यहां पे, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आएगा फ्लोरीन, वहां पे सीरीज खत्म हो जाएगी। और ऑक्सीजन का जो रिडक्शन की टर्म में आपको इक्वेशन दे रखा होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, बहुत नीचे है ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जब रिडक्शन होगा तो कौन बनेगा, वाटर। या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन बनेगा, ऑक्सीजन। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन बनेगा, ऑक्सीजन गैस। वाटर में ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, -2 में। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में चला जाएगा, 0 स्टेट में, मतलब क्या बना लेगा, O2 गैस। सही है। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो Br- का ऑक्सीडेशन होगा या वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। वाटर के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख देता हूं मैं, क्या बनेगा, O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन 2H2। ऑक्सीडेशन तो उसी का होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो नोट करना, ऑक्सीजन आता है, इसके पहले कौन आता है, Br2 आता है, फिर कौन आता है यहां पे, Cl2 आता है। Br का जब रिडक्शन होगा तो क्या मिलता है, 2Br-। अब मुझे ध्यान किस पे देना है, Br2 पे ध्यान नहीं देना है, O2 पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है, Br- और H2O पे ध्यान देना है। रिडक्शन नहीं करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो बताइए, नीचे जैसे जैसे जाते जाते हैं सीरीज में तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो Br2 की कंपैरिजन में ज्यादा रिड्यूस कौन होगा, O2। और ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। तो बताइए H2 के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन होगा, Br-। तो H2O के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन होगा, Br-। तो ये रिएक्शन पर्टिकुलरली एनोड पर होगी। तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा, Br2 लिक्विड, और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, H2 गैस। ये जो सोडियम सॉलिड की रिडक्शन की रिएक्शन है ये नहीं होगी। सिमिलरली एनोड पर वाटर का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये रिएक्शन भी यहां पर नहीं होगा। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, Br2 लिक्विड, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। कब, जब एक्वस NaBr का रिडक्शन, एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास एक्वस CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक्वस इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। क्या क्या प्रेजेंट है अपने पास, Cu2+, सल्फेट आयन, और क्या प्रेजेंट है, वाटर। पहले देख लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन खाना है, कौन खा सकता है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन खा सकता है, क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। और इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है, वाटर। जब वाटर इलेक्ट्रॉन खाएगा बेटा तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्लस OH- आयन। कौन इलेक्ट्रॉन खाएगा, वही इलेक्ट्रॉन खाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगेन मैं सीरीज स्टार्ट करता हूं, यहां मेटल्स आती है, फिर Mn आता है, फिर वाटर आता है। तो वाटर जब इलेक्ट्रॉन खाता है तो क्या बनाता है, H2 गैस प्लस 2OH-। और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है -0.83। वैल्यू भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नीचे जाएंगे फिर क्या आएगा, जिंक, क्रोमियम, इस तरीके से आएगा। और आगे मूव करते जाएंगे तो यहां पे हाइड्रोजन आएगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो H+ इलेक्ट्रॉन को खा के हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो SrP की वैल्यू क्या आती है, 0। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है बेटा, कॉपर। तो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड। अब बताइए किसका रिडक्शन होगा, वाटर का या कॉपर का। जितना नीचे रहोगे उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसी का रिडक्शन होगा। तो कॉपर का रिडक्शन होगा तो कॉपर सॉलिड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाला है। अगली बात आती है एनोड की, बात करते हैं तो किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन किसका होगा, या तो सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन दे सकता है या वाटर इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन देगा क्या? आप यहां पर बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आंसर लिया होगे, लॉजिक लगा के। सल्फेट आयन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। +6 से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देके क्या +7 में जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और अब ऑक्सीडाइज होने का चांस है ही नहीं। इसके बदले में कोई भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होने वाला। तो क्या लिखेंगे अपन? डू नॉट ऑक्सीडाइज। और अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो यूं बोल सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? बहुत ही कम होगा। इसके कंपैरिजन में तो खुद वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा? कॉपर सॉलिड, और एनोड पे क्या मिलेगा? O2 गैस। और चाहे तो कैथोड और एनोड की जो रिएक्शन है, इन दोनों को कंबाइन करके कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस की कंप्लीट रिएक्शन भी बना सकते हैं। सही है। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं कि वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। अब वाटर क्या होता है अपने पास? H2O। तो H2O का इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो H2O के इलेक्ट्रोलिसिस करने पे इसका डीकंपोजिशन होगा और इसके जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ही मिलेगा। आप में से कई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सर वाटर को अगर मुझे ब्रेक डाउन करके H2 गैस और O2 गैस बनानी है तो एक्चुअली में अपन क्या कर सकते हैं कि वाटर को बॉईल कर देते हैं, गर्म कर दें। तो गर्म करने से क्या होगा कि एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस के ही प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाया, केवल अपन ने उन्हें हीट प्रोवाइड की है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वाटर को गर्म करते रहो। गर्म करने से क्या होगा कि वाटर और वाटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होती जाएगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बहुत दूर चले जाएंगे, वेपर स्टेट आ जाएगा। तो जिस कंटेनर में आप पानी को गर्म कर रहे हो ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करने पे ऊपर पानी अभी भी H2O मॉलिक्यूल ही रहेगा और वो वेपर स्टेट में बन के उड़ जाएगा, लेकिन डिकम्पोज होके H2 और O2 में नहीं टूटेगा। तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये। आप सोच रहे हो कि बस H2O का डीकंपोजिशन करना है तो गर्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। H2O का डीकंपोजिशन अगर आपको करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलने वाला है। ठीक है। अब सेकंड यहां पे बात क्या आती है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे तो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल बना के इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। तो वाटर तो बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास एकदम नेग्लिजिबल के बराबर ही होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कर पाओगे? पहला जो अपने पास डिफिकल्टी आ रहा है वो लिख देता हूं कि H2O इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ फ्री आयंस का प्रेजेंस ले आते हैं। जिस भी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में फ्री आयंस का प्रेजेंस होता है तो फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्री आयंस की प्रेजेंस लाने के लिए ऐसा करते हैं कि एसिड ऐड कर देते हैं। एसिड इज एडेड टू वाटर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। अब इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है और अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। लेट अस से कि कौन सा एसिड आप यूज कर रहे हो, यहां पर H2SO4 यूज कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे इस एसिड सॉल्यूशन के अंदर जिसमें एसिड बहुत कम है और वाटर बहुत ज्यादा है, उसके जितने भी आयंस या स्पीशीज प्रेजेंट है आप उन्हें लिख लीजिए, और उन स्पीशीज में से किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसका रिडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से मैं आंसर दे दूंगा। तो पहला अगर अपन देखें तो क्या क्या प्रेजेंट है। एसिड अगर वाटर में मिला है तो H2SO4 वाटर में सॉल्युबल होता है, तो क्या प्रेजेंट होगा? H+ आयन और सल्फेट आयन। वाटर है तो वाटर प्रेजेंट होगा। फिर तुम में से दिमाग लगाएंगे कि सर वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन होता है तो H+ और OH- आयन बन सकता है। तो ठीक है भाई, OH- आयन की प्रेजेंस आप मान लो, लेकिन H+ की प्रेजेंस इतनी ज्यादा होगी कि OH- आयन की प्रेजेंस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगी। हटा ही दो इसको, पहले ही हटा दो।
एनोड पे आते हैं। एनोड मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? जिसके पास ज्यादा है, तो सल्फेट आयन दे सकता है या वाटर दे सकता है। ठीक है, अभी बताया आपको कि सल्फेट आयन में सल्फर ऑलरेडी +6 में, इलेक्ट्रॉन देके +7 में तो जा नहीं सकता। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि डू नॉट ऑक्सीडाइज। यह इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। वाटर ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? O2 गैस +4H +4 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे कितना भी कम हो, लेकिन इसके कंपैरिजन में यही ऑक्सीडाइज होगा। तो बताइए एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? O2। अब बात आती है कैथोड की। कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए मतलब कि इलेक्ट्रॉन खाना, इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है? H+ खा सकता है और H2O खा सकता है। जब H+ इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनेगा? हाफ H2 गैस। बैलेंस करोगे मान लो तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू H2 गैस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीशीज चेंज थोड़ी हो जाएगी, बस स्पीशीज के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। वाटर जब इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनता है बेटा? हाइड्रोजन गैस बनता है +2OH- आयन। तो अगर मान लीजिए कि इस कैथोड में आप अगर सही आंसर ना भी दें कि सर किसका रिडक्शन होगा, लेकिन आंसर तब भी अपने आप ही सही आएगा, क्योंकि H+ का रिडक्शन हो तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और वाटर का रिडक्शन हो तब भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। लेकिन ऐसे तुक्के पे नहीं चलना है। अब देखो H+ और H2O दोनों की लोकेशन फिक्स करता हूं मैं, और उसके हिसाब से जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। तो ये स्टार्ट करिए, यहां मेटल के कैटायन होते हैं, फिर यहां कहीं वाटर आता है, फिर आगे वापस से मेटल, फिर यहां कहीं H+ आता है। तो सीधा देख रहा है कि जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा? H+ आयन का। तो H+ आयन का ही यहां पर रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इस कैथोड की रिएक्शन को एनोड की रिएक्शन से अगर मिला दिया जाए तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस वाली रिएक्शन आ जाएगी। क्या रिएक्शन आएगी कि H2O से क्या मिलना चाहिए? H2 + O2। तो मिला देता हूं मैं। तो यहां पर अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। यहां कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो ये हो जाएगा 4H+, ये हो जाएगा 4H+, कट गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन कट गए। बाकी क्या बचेगा बेटा? 2H2, और यहां से क्या आ जाएगा? 2H2O और O2। तो इधर आ जाएगा 2H2O लिक्विड, उधर आ जाएगा O2 गैस, और इधर आ जाएगा 2H2 गैस। तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की जो इक्वेशन बननी चाहिए ना, वही इक्वेशन बनेगी। और आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं एक्वस NaCl का, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एग्जांपल में आपका लॉजिक थोड़ा थोड़ा काम नहीं करेगा। लॉजिक का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जो आंसर बनने चाहिए वो काम नहीं करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा आपको कि असली में जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो असली में क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, उसके लिए रीजन बना लेंगे। या फिर आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो कि ये एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो लेट अस से कि अपन आता है एक्वस NaCl। अब एक्वस NaCl इलेक्ट्रोलाइट की बात है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या प्रेजेंट है? अपने पास Na+ आयंस प्रेजेंट है, Cl- आयंस प्रेजेंट है, और वाटर प्रेजेंट है। वाटर प्रेजेंट है तो वापस से कंपटीशन की बात आ चुकी है कि Na+ का रिडक्शन हो सकता है या वाटर का रिडक्शन हो सकता है। सिमिलरली Cl- का ऑक्सीडेशन हो सकता है या वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उसी का होगा जिसके या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बताइए क्या क्या प्रेजेंट है? Na+, Cl- एंड वाटर। रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन खाना। कहां होगा बेटा? कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो Na+ इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना सकता है? सोडियम सॉलिड। और वाटर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो 0 में चला जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है +2OH- आयन। अब सोडियम सॉलिड बनेगा या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, डिपेंड करता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही देख लेते हैं वापस से। ऊपर चलते हैं तो क्या होता है, मेटल होता है Li प्लस के प्लस Ba2 प्लस, फिर कहीं आता है सोडियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, उससे क्या बनेगा, सोडियम सॉलिड। रिडक्शन की टर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई होती है, नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। इसके नीचे यहां पर कहीं वाटर आता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका हो गया बेटा, वाटर का। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है, तो वाटर का ही रिडक्शन होगा, मतलब ये नहीं होगा। सोडियम सॉलिड आपको नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आगे आते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस। इलेक्ट्रॉन लॉस कहां होगा, एनोड पर। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, Cl माइनस आयन, या कौन लूज कर सकता है, वाटर। Cl माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Cl2 गैस प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, 2। वाटर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन किसमें, -2 में। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहां चला जाएगा, 0 में, मतलब क्या बना लेगा, O2 गैस। O2 गैस प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब Cl माइनस और वाटर, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका SOP ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बताइए, चले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे, हाइड्रोजन आ गया, कॉपर आ गया, और आगे बढ़ते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आ गया। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे कौन आता है अपने पास, ब्रोमीन, फिर कौन आता है, O2, फिर कौन आता है, Cl2। तो ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की औकात, रिड्यूस होने की औकात किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। आगे बढ़ते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन खाएंगे तो क्या बनाएंगे, Br माइनस आयन। ये इलेक्ट्रॉन खाएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, ये क्या बनाएगा, वाटर। और ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनाएगा, 2Cl माइनस। तो बताइए रिड्यूस कौन होना चाहता है, Cl2 नीचे। और अपन को क्या करना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन की बात करनी है। तो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो Br2, Cl2 और O2 पे ध्यान मत दो। क्या ध्यान किस पे देना है, Br माइनस, Cl माइनस और H2O पे ध्यान देना है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर नीचे बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां बढ़ेगा, ऊपर। तो Br माइनस आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, उससे कम आसानी से कौन होगा, वाटर। उससे कम आसानी से कौन होगा, Cl। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, वाटर का, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन यहीं पर अपने पास ये एक्सेप्शन आ जाता है, ये यूं मान लो कि प्रैक्टिकल डेटा आ जाता है। अब प्रैक्टिकल डेटा क्या बोलता है कि कायदे से ऑक्सीडेशन तो किसका होना चाहिए, वाटर का। और वाटर का ऑक्सीडेशन होने से O2 गैस रिलीज होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, Cl2। अब इसकी रीजनिंग देखना। तो एक्वस NaCl का जब यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि लो वोल्टेज की बात करें, लो वोल्टेज मतलब एक्सटर्नल बैटरी आपके पास करंट सप्लाई कम कर रही है, उस समय की अगर बात करें, तो यहां पर ये जो H2O का ऑक्सीडेशन होता है ना, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। और लो वोल्टेज की अगर बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग H2O का ऑक्सीडेशन होने से जो O2 गैस मिलनी चाहिए ना, वो मिल जाएगी। H2O ऑक्सीडेशन इज स्लो। अब आप क्या करोगे कि लो वोल्टेज की जगह हाई वोल्टेज अप्लाई करना चाहोगे, क्योंकि बेसिकली आपका एम क्या है कि NaCl सॉल्यूशन का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम खर्च थोड़ी करना है। तो आप क्या करोगे कि हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे। तो हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर यहां पर इस इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू जब जाएगा, तो हाई वोल्टेज पे वाटर का ऑक्सीडेशन तो पहली बात तो क्या है, स्लो। लेकिन हाई वोल्टेज पे क्या होता है, ये जो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस इज वेरी फास्ट। तो बेसिकली यहां पर Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होने का जो रीजन है वो काइनेटिक है। काइनेटिक्स मतलब कि रेट, हायर वोल्टेज पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है, तो ये वाटर का जो स्लो ऑक्सीडेशन होता है इसको मौका ही नहीं देगा। तो अगर मान लीजिए कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, Cl2 गैस। वापस इसका रिजल्ट देख लो, एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अपने पास किस किस आयन का प्रेजेंस है, Na प्लस Cl माइनस और एक वाटर का प्रेजेंस है।
Na प्लस और वाटर में से किसका रिडक्शन होगा? वाटर का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। आगे बात आती है ऑक्सीडेशन की, तो वाटर या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है बेटा? वाटर का। तो कायदे से वाटर को इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन गैस बनाना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन गैस बनता भी है या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन होके ये पर्टिकुलर प्रोसेस होती भी है तो वो लो वोल्टेज पे होती है। लेकिन हम हमेशा NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में, जो कि हमें करवाना ही है, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो हाई वोल्टेज पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए O2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। कौन सी होती है? Cl2 गैस। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तो आपको जवाब क्या देना पड़ेगा कि रिडक्शन मतलब कि कैथोड पे तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीडेशन मतलब कि एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा? Cl2 गैस। इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल हैं। अगर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट मिले, मोल्टन स्टेट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा आपके पास तो वहां से आपको एक ही कैटायन मिलेगा, एक ही एनायन मिलेगा। कैटायन इलेक्ट्रॉन खा के रिड्यूस हो जाएगा, एनायन इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक ही टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मोल्टन स्टेट की जगह एक्वस स्टेट अगर मिल गया ना, तो इन कैटायंस और एनायंस के अलावा आपके पास वाटर का भी प्रेजेंस है। वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। किसका? वाटर का या एनायन का? जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। सिमिलरली कैटायन का या फिर वाटर का जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही रिड्यूस होगा। तो कंपटीशन की बात आ रखी है। अब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाने के लिए क्या करना पड़ता है कि कंटेनर लिया, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया और 2 इलेक्ट्रोड उसमें डिप कर देते हैं। इन इलेक्ट्रोड के थ्रू इस इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं। करंट पास करने से इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है और उसी टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड है बेसिकली जिनको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी मान सकते हैं, जैसे मान लो कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट मान लो, ठीक है। अब जब आप कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस लिखते हैं तो उसमें केवल जो ये कॉपर सल्फेट के कैटायन और एनायन हैं यही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भाग लेते हैं और इन्हीं को इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में हम लिखते हैं। लेकिन आप यूं सोचो कि क्या ये जो इलेक्ट्रोड आपके पास दे रखी है, ये इलेक्ट्रोड क्या इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है? क्या कर सकती है। अगर ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अटैकेबल इलेक्ट्रोड। और अगर ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करे तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो अभी तक जितना भी इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे उनमें कौन सा इलेक्ट्रोड था बेटा? नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड मतलब अपन किसका बना सकते हैं? प्लैटिनम का बना सकते हैं, ग्रेफाइट का बना सकते हैं। ऑलमोस्ट ये कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो मेटल आयन है, इस मेटल आयन के कंपैरिजन में इन इलेक्ट्रोड्स की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। रिएक्टिविटी कम होगी तो ये कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्ट्रोलाइट। तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, और क्या बोल सकते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये केवल क्या करेंगे? अपनी सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। तो क्या लिख सकता हूं इनके बारे में? डू नॉट पार्टिसिपेट in electrolysis process or electrolysis reaction only provides surface for oxidation or reduction of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रेजेंस आयन है
उन आयंस का या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन खाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? जिसके पास ज्यादा है, मतलब कि एनाइन। इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है? जिसके पास कम है, मतलब कि कैटायन। तो कैटायन और एनाइन जाके जहां पर इनका रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, वो सरफेस कौन प्रोवाइड करवाता है? इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अपने पास नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स का एग्जांपल क्या हो गया? प्लैटिनम और ग्रेफाइट। अब देखना, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड की बात हो गई। अब मैं क्या करता हूं यहां पे कि प्लैटिनम और ग्रेफाइट हटा देता हूं। यहां पर मैं ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसकी बना देता हूं? कॉपर की ही बना देता हूं। और इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन मैंने किसका ले लिया? कॉपर सल्फेट का। तो अब क्या होगा बेटा, जब भी कॉपर के रिडक्शन की बात आएगी तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर की जो मेटल की रोड है, क्योंकि दोनों ही कॉपर मेटल की रोड है, कैथोड हो या एनोड, तो ये उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके चिपकेगा। और जब ऑक्सीडेशन की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आएगी, तो ये सल्फेट आयन है यहां पे, ये सल्फेट आयन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वाटर भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और खुद ये जो कॉपर मेटल है ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? वही जिसका कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन वही लूज करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैं बता देता हूं कि वाटर और कॉपर में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है कॉपर का, तो यहां पर वाटर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। सल्फेट आयन तो इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं है, क्योंकि सल्फेट आयन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल ही नहीं लग रहा है ऐसा। तो सल्फेट आयन तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। वाटर इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज नहीं करेगा क्योंकि वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है और कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। तो इस केस में फिर अपन क्या बोलेंगे? अटैकेबल इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड खुद इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लग गया है। सही है। अच्छा, कॉपर की बात करी मैंने, कॉपर की जगह और क्या लिख सकता हूं मैं? एक्टिव, या और क्या लिख सकता हूं? मोर रिएक्टिव मेटल। अगर मोर रिएक्टिव मेटल की भी मैंने ये बना दी ना, तो उसका भी पार्टिसिपेशन यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में होगा। अगर कॉपर से भी ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल ले लिया, जैसे कि लिथियम ले लिया, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कोई भी ले लिया, तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भाग लेने लगेंगे। और जैसे ही उनको इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन में लिखेंगे तो उसको फिर बोलने लग जाएंगे हम अटैकेबल इलेक्ट्रोड। सही है। अब अटैकेबल इलेक्ट्रोड और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड हमें समझ में आ गया है। तो इस अटैकेबल इलेक्ट्रोड का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन देखते हैं। वो एप्लीकेशन काफी अच्छा है। और अटैकेबल इलेक्ट्रोड का ये जो एप्लीकेशन हम अभी देखेंगे ना, ये मेटलर्जी में काम आता है। मेटलर्जी में अपने पास क्या करते हैं कि जमीन से खोद के ओर निकालते हैं किसी मेटल का, तो पहले तो उस ओर को साफ करते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो मेटल एक्सट्रैक्ट होके आया वो कैसा होता है? इम्प्योर। और इसी इम्प्योर मेटल को हमें प्योर बनाने के लिए प्योरिफिकेशन मेथड यूज करना पड़ता है। और उसमें से एक प्योरिफिकेशन मेथड होता है अपने पास इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसका प्योरिफिकेशन मेथड आप देखना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि मान लो कि कॉपर की रोड आपने निकाली है कॉपर के ओर में से, और अभी अभी मेटलर्जिकल प्रोसेस में से आपने इस कॉपर को जो एक्सट्रैक्ट किया है, ये कॉपर कैसा है बेटा? इम्प्योर। तो इस इम्प्योर कॉपर की मेटल की रोड को आप बनाते हो एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ये बैटरी कनेक्ट कर दिया मैंने, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहां पर अपन बाजार में से खरीद के रोड लाते हैं। वो रोड भी किसकी होती है? कॉपर की। कोई और रोड ले आएंगे तो अपना जो पर्पस है कॉपर की रोड को प्योर करने का, वो फुलफिल नहीं होगा। लेकिन ये रोड कैसी होती है? प्योर। और इसको बनाते हैं हम कैथोड। सही है। और नीचे यहां पर इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन रखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन भी किसका रखेंगे? ये जो मेटल है, इसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन यूज करना है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कॉपर 2+ आयन। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बैटरी करंट यहां से पास करेगी तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड इम्प्योर कॉपर का है, तो यहां पर कॉपर क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेगा? कॉपर 2+ आयन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये मान लो कि इसके अंदर जितने भी कॉपर के एटम्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके
कॉपर 2+ आयन बना लेंगे। कॉपर 2+ आयन कहां चले जाएंगे? इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में। अब एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होता है, सॉरी कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कॉपर 2+ आयन क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को खा के कॉपर सॉलिड बना लेंगे। ये कैथोड की बात है, ये एनोड की बात है। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से जितने भी कॉपर 2+ थे वो सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन खा के प्योर मेटल की रोड मतलब कि कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा वैसे वैसे इम्प्योर रोड में से कॉपर नीचे सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन में से कॉपर 2+ प्योर रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब यहां पे कुछ कॉपर ही नहीं बचेगा, केवल इंप्योरिटी बचेगी। तो उस समय पे यहां पर सारा का सारा कॉपर निकल के प्योर रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो चुका है। और ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है किसी भी इम्प्योर मेटल की रोड को प्योर करने का। सेटअप कैसा बनाना होता है कि इम्प्योर मेटल की रोड को तो आप बनाओ एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल यहां से इलेक्ट्रोलाइट की तरफ जाता है, मेटल सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो मेटल की रोड कैसी होती है? पतली। इम्प्योर मेटल की रोड को पतला ही करना है, मोटा नहीं करना है। प्योर मेटल की रोड को कैसा बनाते हैं अपन? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होता है मतलब मेटल की रोड पे इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से मेटल आयन आके डिपॉजिट होते हैं। तो यहां से कॉपर सारा का सारा ट्रांसफर होकर इधर चला जाएगा और इसी को अपन क्या बोलेंगे? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। और इस प्योरिफिकेशन मेथड के लिए आपने इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया है। उस इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अटैकेबल इलेक्ट्रोड। एक और यहां पे एप्लीकेशन पढ़ते हैं और ये एप्लीकेशन भी बहुत ही बढ़िया है। आयरन जो होता है, आयरन बहुत जगह काम आता है। पूरा आजकल का जो इंडस्ट्री है केवल आयरन पे ही चल रहा है, आयरन और स्टील पे। लेकिन आयरन की एक खास बात है कि आयरन को अगर ओपन एनवायरनमेंट में रखा जाए, खास करके बरसात के मौसम में, तो ओपन एनवायरनमेंट में अपने पास जो एयर है, एयर के कंपोनेंट्स के साथ आयरन रिएक्ट करता है। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड में। और ये जो ऑक्साइड होता है इसको क्या बोलते हैं? रस्ट। तो अपन क्या बोलते हैं कि आयरन को ओपन एनवायरनमेंट में रखने से आयरन की रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग होने से आयरन का, या आयरन का ब्लॉक है या रोड है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि उसकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है एक तरीके से। तो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, आज के इंडस्ट्रियल एज की सबसे ही बड़ी प्रॉब्लम है कि आयरन पहली बात तो सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आयरन क्या होता है कि ओपन एनवायरनमेंट में रस्ट हो जाता है। रस्ट होने से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चली जाती है। अब इस आयरन को रस्ट होने से आप कैसे बता सकते हो? कैसे आयरन का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर सकते हो? तो एक तो सबसे सिंपल मेथड होता है कि जितने भी आयरन के अपने पास है ना इक्विपमेंट हैं, उनको क्या कर देते हैं? पैंट कर देते हैं। पैंट करने से क्या होता है कि आयरन की जो सरफेस है वो एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती है। एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो आयरन का रस्टिंग नहीं होगा। आयरन का रस्टिंग नहीं होगा तो पर्टिकुलर अपने पास ये जो भी आयरन का आर्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। एक और मेथड होता है, उस मेथड का नाम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखना बहुत शानदार मेथड है ये। पहली बात तो आयरन के बारे में क्या बताया? आयरन रिएक्ट्स with components of air। ठीक है, जैसे कि वाटर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो आयरन का क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या बनता है? Fe2O3, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन से आयरन के जो आर्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हम नहीं चाहते कि रस्टिंग हो, तो क्या कर सकते हैं कि ये जो आयरन का ब्लॉक है ना, आप इसको कवर कर दो। और कवर आप किससे कर सकते हो? किसी से भी करो, आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे सिंपल मेथड अपने पास क्या होता है कि इसके ऊपर पेंट लगा दो, तो एयर के साथ आयरन का कांटेक्ट होगा ही नहीं। कांटेक्ट नहीं होगा तो आयरन की रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। और एक मेथड मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ध्यान से सुनना। अच्छा, सिल्वर और गोल्ड के बारे में बताओ आप मुझे। सिल्वर और गोल्ड, इसके ऑर्नामेंट्स, आभूषण लोग पहनते हैं ना, और पहन के रात दिन घूमते ही तो रहते हैं, एयर के कांटेक्ट में होते ही है। बरसात है तो बरसात में भी घूमते हैं। तो क्या सिल्वर और गोल्ड का
एयर के कंपोनेंट के साथ रिएक्शन होके क्या सिल्वर और गोल्ड की रस्टिंग हो जाती है क्या सिल्वर और गोल्ड खराब हो जाते हैं क्या? नहीं, बिकॉज सिल्वर और गोल्ड एयर के कंपोनेंट के साथ ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव। ये मान लो कि इन्हें अपन क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे अगर मान लो कि पेंट की जगह इस आयरन के ब्लॉक के ऊपर इनर्ट मेटल का पेस्ट लगा दें अपन, या इनर्ट मेटल से कवर कर दें, तो उसी मेथड को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कैसे हैं? पहली बात तो किससे करना है? आयरन के कंपैरिजन में मेटल कैसा होना चाहिए? इनर्ट, और इतना इनर्ट होना चाहिए कि एयर के कंपोनेंट के साथ वो रिएक्शन ना करे। तो इस आयरन के ब्लॉक के ऊपर इनर्ट मेटल का पेस्ट लगाना है। तो देखना किस तरीके से अपन इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि अपने पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन। इनर्ट मेटल कौन सा कंसीडर कर लेता हूं मैं? Ag। थोड़ा महंगा होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आयरन की ब्लॉक के ऊपर जो सिल्वर हमें लगाना है वो काफी मोटाई पे लगाना है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है, केवल थोड़ा सा पेस्ट ही लगाना है एक तरीके से। और Ag को मैं क्या बनाऊंगा? एनोड। Ag कैसा होता है? इनर्ट होता है। किसके लिए? कंपोनेंट्स ऑफ एयर्स के लिए। Ag का कभी भी रस्टिंग नहीं होता है। तो Ag अगर मेटल की रोड मतलब कि आयरन की रोड के ऊपर चिपक जाएगा तो आयरन की रोड का रस्टिंग नहीं होने देगा। आगे बैटरी से कनेक्ट करना होता है। बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने से ही इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल होगा। और इसको हम लेट अस से कि ये आयरन का ब्लॉक है, इससे कनेक्ट कर देते हैं। आयरन ब्लॉक, इस आयरन के ब्लॉक को क्या बना देते हैं? कैथोड। कैथोड ही बनाना होता है क्योंकि हमें पता है कि कैथोड मोटा होगा और एनोड पतला होगा। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन किसका रखना पड़ेगा? Ag+, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट का रख सकते हैं। Ag+ का ही क्यों रखना पड़ेगा? एनोड किसकी है? Ag की। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो Ag किस में जाएगा? Ag+ में। तो नीचे Ag+ की ही प्रेजेंस होनी चाहिए। यहां अगर किसी और की प्रेजेंस होगी तो कोई और मेटल जाके वहां चिपक जाएगा। तो बताइए, जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो Ag क्या करेगा? Ag+ एक्वस या Ag+ आयन बना लेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मतलब यहां से सिल्वर मेटल Ag+ आयन बना के इलेक्ट्रोलाइट में भेज रहे हैं। अब कैथोड की बात आती है। कैथोड पे क्या होगा बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो यही Ag+ इलेक्ट्रॉन को खाएंगे और क्या बन जाएगा? Ag सॉलिड। तो ये Ag सॉलिड कहां पे जाके जमेगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है तो यहां पर Ag+ मेटल Ag+ आयंस जो है एक इलेक्ट्रॉन खा के इस आयरन के ब्लॉक मतलब कि कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इस आयरन के ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से सिल्वर मेटल का कोटिंग आ जाएगा। सही है। अब ये जो मेटल है मतलब कि आयरन का जो ब्लॉक है ये डायरेक्टली एयर के कंपोनेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो आयरन का रस्टिंग नहीं होगा और सिल्वर का तो रस्टिंग वैसे भी नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अगर अपन जिंक का यूज करें, जिंक Zn, जिंक का अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करें तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी आया है कि गैल्वेनाइजेशन, जिससे कि अपन किसी आयरन की रोड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं रस्टिंग में, तो गैल्वेनाइजेशन के लिए आयरन की रोड के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है? तो किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की। हम चाहे तो सिल्वर की भी कर सकते हैं, चाहे तो गोल्ड की भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड की कोटिंग करना मतलब बहुत पैसा लग जाएगा उसमें। तो ठीक है, तो सिल्वर या जिंक अच्छा है।